अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान के सबसे फेवरेट खिलाड़ी यानी वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार भी आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अलग हो गए हैं और उन्होंने सियासत भी छोड़ दी है। जबकि उस्मान बुज़दार के बाद पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दूसरे वजीर आला परवेज़ इलाही को आज एक मुकदमे में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पहले वजीर आला परवेज़ खटक भी कल पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इमरान खान अब भी सियासतदानों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परवेज़ खटक की तरफ से पार्टी ओहदा छोड़ना इस लिहाज से भी अहम है कि कल रात को पहले असद कैसर के तर्जुमान का बयान सामने आया कि असद कैसर और परवेज़ खटक से रब्ता नहीं हो पा रहा है। असद कैसर और परवेज़ खटक सुबह 11 बजे किसी से मिलने नामालूम मकाम पर गए थे। फिर खुद इमरान खान ने ट्वीट किया कि मेरी जानिब से कायम करदा मुज़ाकराती कमेटी के 2 सीनियर अरकान परवेज़ खटक और असद कैसर को इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से एक मुलाकात के लिए बुलाया गया। अब उन्हें एक सेफ हाउस में गैर कानूनी तौर पर कैद कर लिया गया है और रिहाई के बदले तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। फिर कुछ ही देर बाद परवेज़ खटक और असद कैसर मीडिया के सामने आए। असद कैसर ने तो कोई बात नहीं की, लेकिन परवेज़ खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब इमरान खान का दावा है कि इन दोनों रहनुमाओं को एजेंसियों ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया था, लेकिन वहां उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। मगर आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट किया कि अगर संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ही हो सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ तो पहले ही वादे कर चुके हैं कि दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती, सियासतदानों से होती है। ताहम हुकूमत ये इशारा दे रही है कि इमरान खान हुकूमत के बजाय किसी और से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अज़हर का ट्वीट भी सामने आया है कि हम कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं जिनका कोई वोट बैंक नहीं है और बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। हम्माद अज़हर ने लिखा कि आइन और जमहूरियत की बहाली की खातिर सिर्फ हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात की पेशकश की है। यानी खुद तहरीक इंसाफ वाज़ेह कर रही है कि वो हुकूमत के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करना चाहती है। लेकिन कल असद कैसर और परवेज़ खटक के हवाले से इमरान खान ने जो दावा किया उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मुज़ाकरात के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को पोजीशन बदलते हुए देर नहीं लगती। लेकिन फिलहाल वो खुद सबसे ज़्यादा मुश्किलात में फंसे हुए हैं और उनकी जमात बदतरीन टूट फूट का शिकार है। उनके सबसे पसंदीदा उस्मान बुज़दार तक उनका साथ छोड़ गए हैं। हालांकि उस्मान बुज़दार की खातिर तो इमरान खान ना सिर्फ अपनी पार्टी से लड़ते रहे बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की नाराज़ी भी मोल ली थी और अपनी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी भी दाव पर लगा दी थी। और आज तहरीक इंसाफ के पास पौने 4 साल की पंजाब हुकूमत में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। खुद तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि उस्मान बुज़दार हुकूमत ने पंजाब को तबाह कर दिया। फवाद चौधरी हुकूमत में होते हुए तनकीद करते रहे। इसके अलावा इमरान खान के हिमायती सहाफ़ी भी उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी और मुबैना करप्शन पर सवालात उठाते रहे। मुसलसल तनकीद होती रही कि उस्मान बुज़दार पंजाब के लिए अच्छी चॉइस नहीं है, उनकी तब्दीली नागुज़ीर है। लेकिन इमरान खान उन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि जलसे जुलूसों में उनका दिफा करते रहे, उनकी तकरीरी की तौजीहात पेश करते रहे, उनकी कारकर्दगी को सराहते रहे और मुसलसल उन्हें वसीम अकरम प्लस कहते रहे। यहाँ तक कि उन पर लगने वाले करप्शन के इल्ज़ाम पर भी कान तक नहीं धरा। हालांकि इल्ज़ामात में उस्मान बुज़दार के साथ बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराह गोगी का भी नाम लिया जाता रहा और ये इल्ज़ाम लगता रहा कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला ही उन्होंने लगवाया है। इमरान खान ने खुद कहा था कि वो उस्मान बुज़दार को जानते ही नहीं थे, मगर बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने हमारे प्रोग्राम में माना था कि वो उस्मान बुज़दार को पहले से जानते थे। आप उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनने से पहले जानते थे? जी, मैं सुप्रीम कोर्ट में कह चुका हूं कि मैं उनको बनने से पहले जानता था। और ये बात भी रिपोर्ट हो चुकी है कि जब मौजूदा आर्मी चीफ DGISI थे तो उन्होंने पंजाब हुकूमत, बुशरा बीबी और फराह गोगी की मुबैना करप्शन की फाइल इमरान खान को दिखाई, प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मामलात की फाइल उन्हें दिखाई, तो इमरान खान ने एक्शन लेने के बजाय उल्टा जनरल आसिम मुनीर को ही ओहदे से हटा दिया था और उस्मान बुज़दार बदस्तूर अपने ओहदे पर बरकरार रहे। आज इमरान खान इस बात से तो इनकारी हैं कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इस बात पर ओहदे से हटाया था, मगर फिर वजह बताने को भी तैयार नहीं है। हालांकि जनरल बाजवा सहाफ़ियों को इस बात की तस्दीक कर चुके हैं और बता चुके हैं कि उन्होंने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को समझाने की कोशिश की थी। बहरहाल मुसलसल ये खबरें सामने आती रहीं कि पंजाब में तकर्रियों और तबादलों के लिए भी करोड़ों रुपए की रिश्वत दी जा रही है और इसके ताने बाने उस्मान बुज़दार से होते हुए बनी गाला तक पहुँचते हैं। रवा साल 3 जनवरी को सहाफ़ी जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद अपने कॉलम में लिखा कि फ़ौज
और पूरी पार्टी इस तकर्रुरी के खिलाफ थी। जनरल बाजवा 3.5 साल वजीर आजम को मुसलसल समझाते रहे, सराब पंजाब पर तवज्जो दें, सूबा तबाह हो गया है, लेकिन इमरान खान उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस समझते रहे। यहाँ तक कि एक दिन जनरल बाजवा उस्मान बुज़दार के कारनामों की पूरी फाइल लेकर वजीर आजम के पास पहुंच गए और इस फाइल में मामूली तकर्रुरियों से लेकर बड़े बड़े ठेकों में किकबैक्स के सबूत थे। जनरल बाजवा ने यह फाइल इमरान खान को दी और कहा कि यह खेल कहां से ऑपरेट हो रहा है और ये पैसे कहां जा रहे हैं। मैं इस मामले में एक लफ्ज मजीद नहीं बोलूंगा, आप खुद अंदाजा और फैसला करें। वजीर आजम ने फाइल देखने के बाद अगले दिन दोबारा आर्मी चीफ से मुलाकात की। वो पंजाब के करप्शन मनी की आखिरी मंजिल के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते थे, मगर जनरल बाजवा उससे एक लफ्ज आगे बताने को तैयार ना हुए। एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल था कि ये सबूत काफी हैं और वजीर आजम अब ये सिलसिला बंद करा देंगे, मगर दूसरी तरफ खामोशी गहरी हो गई। ये सूरत हाल इमरान खान के सामने थी, लेकिन फिर भी वो उस्मान बुज़दार की हिमायत से पीछे नहीं हटे और मुसलसल ये दावा भी किया जाता रहा कि इमरान खान उस्मान बुज़दार को नहीं हटाएंगे क्योंकि वो बुशरा बीबी का इंतखाब है। और आज वही उस्मान बुज़दार इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं, हालांकि वो तो दूसरे रहनुमाओं की तरह गिरफ्तार भी नहीं हुए थे। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये तमाम जो वाक़यात हैं ये काबिल मज़म्मत हैं और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। बहरहाल जब तक वफाक में इमरान खान की पोजीशन मजबूत रही, उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला रहे, लेकिन गुज़िश्ता साल जब वफाक में तहरीक अदम एतमाद की वजह से इमरान खान की अपनी कुर्सी खतरे में पड़ गई तो इमरान खान ने काफ लीग की हिमायत हासिल करने के लिए उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लेकर परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। लेकिन आज एक तरफ उस्मान बुज़दार पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे थे तो दूसरी तरफ परवेज़ इलाही कह रहे थे कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। परवेज़ इलाही को आज जब अदालत में पेश किया गया तो वहाँ उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, पाक फौज का हामी हूँ, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को। मेरा मैसेज है तमाम PTI के लोगों को कि अल्लाह के फजलो करम से आप सच पे हैं, हक पे हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो आप स्ट्रांग रहें, आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, तकड़े हो जाएं बस इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आतिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब आप लोगों को बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कब प्लान ए से प्लान बी पे जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो 27 साल से इस्टेब्लिशमेंट को जानते हैं, जानते तो आप लोग भी हैं, आप लोगों ने डील किया है, भुगता भी है, सब काम किए हैं, तो वो उनकी बात पर कान धर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं आप शाहजेब। 27 साल का जिस बंदे को तजर्बा हो इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो डील करने का, या वो इतना क्लेम कर रहे हैं कि मुझे 27 साल का तजर्बा है और वो प्लान ए से बी पे जिस तरह शिफ्ट होते हैं पता नहीं लगता, तो मुझे वो मेहरबानी करके या आप उनसे पूछ लें या मैं आपके वसातत से जो है ये टेलीविजन के स्क्रीन के ज़रिए पूछ रहा हूँ कि अगर उनको ये सारा पता था तो फिर इन्होंने क्या जक मारी जो DGI-SI के उसके ऊपर तब्दीली के ऊपर जो है 2021 में, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। अगर वो जानते होते एस्टेब्लिशमेंट को तो इस किस्म की कोई उनको पंजाबी में जिस तरह कहते हैं चवल मारने की जरूरत नहीं थी, और वो लगे रहते जिस जहाँ पे लगे होते 27 साल की जगह 29 साल का एक्सपीरियंस हो जाता, 30 साल का हो जाता, 35 साल का एक्सपीरियंस हो जाता। अब वो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है इसलिए मुझसे एडवाइस लो। यार तुम्हारा अगर एक्सपीरियंस था तो तुम जहाँ पे आज खड़े हो वहाँ पे खड़े ना होते। अगर ये तुम्हारा एक्सपीरियंस का फेलियर या तो एक्सपीरियंस ना होने का सबूत है, गवाही है कि तुम जहाँ इस वक्त खड़े हो कि तुमने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया। 9 मई का दिन बजाते खुद एक गवाही है, तो तुमने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। अगर तुम एस्टेब्लिशमेंट को जानते होते, उनके रिएक्शन को जानते होते, उनकी जो एक ईथॉस है या उनका एक कल्चर है या उनका एक ट्रेनिंग जो है उसको जानते होते, तो तुम 9 मई का दिन ना होता। तुमने जो उस दिन बगावत की, आपको नहीं पता कि फौज के खिलाफ बगावत जो है उसकी क्या सजा होती है, क्या उसके नताइज क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो ये 27 साल के तजर्बे की जो आप बात करें आप गलत कर रहे हैं, या आप बेवकूफ़ हैं और या आपकी अपर स्टोरी खाली।
साहब अब जाहिर है एक मिसकैलकुलेशन हुई है, तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा जो पार्टी छोड़ गए वो भी कह रहे हैं, जो भी पार्टी में हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 9 मई को हमसे एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई, जो हुआ वो गलत हुआ। मगर अब रास्ता इसका है क्या? वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए अपने लोगों को भेजते हैं, वो कहते हैं खुद बुलाया था, थोड़ी देर बाद परवेज़ खटक पार्टी छोड़ देते हैं। आप लोगों को वो कह रहे हैं कठपुतलियां, हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब एक जमात है जो जाहिर है 2018 में उसने वोट लिया था, क्या करे? दो चीजें हैं। मैंने आज से कुछ 2 दिन पहले जब इन्होंने मुज़ाकराती टीम का जो है ना अनाउंस किया था, तो मैंने ट्वीट किया था कि मुतबादिल टीम भी अनाउंस कर दे, क्योंकि इन्होंने पार्टी छोड़ देनी है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा मेरा वो ट्वीट जो है जी। और कहते हैं तो मैं उस अपनी ट्वीट को रीट्वीट कर देता हूँ। तो वो साबित हो गई कि 2 बंदे इनके छोड़ गए हैं पार्टी, या पार्टी उहदे छोड़ गए हैं, मुज़ाकराती टीम में तो नहीं रहे ना फिर वो, तो इसलिए 2 बंदे तो इनको रिप्लेस करने पड़ेंगे। बाकी रह गया जो हम कठपुतली हैं। देखें, मेरी नहायत अदब के साथ गुजारिश है कि सियासी वर्कर की एक जो है ना उसकी इज्जत, उसकी आबरू और उसकी सारी असास जो है ना, वो सारी की सारी जो पब्लिक के सामने उसका एक पोस्टरिंग होती है, एक रेपुटेशन होती है, उसको अपनी इज्जत प्रोटेक्ट करनी पड़ती है। वो इस तरह नहीं करते कि आप भाग जाओ और आपके घरों में छापे पड़ रहे हों, आपकी बहनों के घरों में छापे पड़ रहे हों, आपके वालिद बुजुर्गवार के घर में छापा पड़ रहा हो और आप भागे रहें। ये तो कोई बात ना हुई और उसके बाद आप रोना रोएं कि जी हमारे घरों पे छापे पड़े हैं। इज्जतदार लोग जो होते हैं वो गिरफ्तारी दे देते हैं ताकि हमारी गिरफ्तारी के लिए जो है हमारे घरों पे छापे ना पड़ें, हमारे घरों की जो है चादर चार दीवारी की खुदा न खास्ता जो है वो तौहीन ना हो। ये आज की बात नहीं है, ये 20, 30, 40, 50 इससे पहले के अंग्रेजों के वक्त की बात है मैं कर रहा हूँ। जो लोग आज रोना रो रहे हैं, हमें कठपुतलियों का ताना दे रहे हैं, वो देख लें बुज़दार ने क्या किया है। बुज़दार छोड़ गया है। ये तो अब बुशरा बेगम से पूछना चाहिए कि बुज़दार क्यों छोड़ गया, क्योंकि वो उनकी मार्फत आए थे। वो अपनी किसी मौक़िल से पूछें कि बुज़दार क्यों छोड़ गया है। तो ये तो मेरा मतलब है, ये जिस तरह क्रम्बल कर रही है या इम्प्लोड कर रही है पार्टी जो है, तो शाहजेब वो आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी औकात से ज्यादा बात कर रहे हैं वो। मगर क्या आप लोगों के पास मैंडेट है? क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी तरफ से तो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि जी आपसे बात भी नहीं होगी और जो 9 मई को आपने किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब आप लोग कहते हैं कि जी हम बात करने को तैयार है, तो मैंडेट है भी या मैसेज आप लोगों के लिए भी लाउड एंड क्लियर है कि बात आप भी नहीं कर सकते हैं, हमने जो करना है वो हम करेंगे? मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ कि हम बात करने को कतई तौर पे तैयार नहीं है। 9 मई के वाक़यात के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, अवाम, हर जो है ऑर्गन स्टेट का जो है वो एक पेज के ऊपर है कि वो रियासत पे हमला था, वो बगावत थी, वो म्यूटनी थी, वो जो है एक अटेम्प्ट था कि इस मुल्क में जो है अफरा तफरी और बदअमनी फैला के एक बगावत करके और उस बगावत के नतीजे में जो है हम इक़्तिदार पे कब्जा कर लेंगे। वो बगावत फेल हो गई और जब बगावत फेल होती है, दुनिया की तारीख जो है, इंसानियत की जो तारीख जो है बताती है, मुझे स्पेल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताती है कि जब बगावत फेल होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके नताइज क्या होते हैं। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर उनको भी पता। तो अगर ऐसा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस वही होने जा रहे हैं? ये फैसला कर लिया गया है कि ये बगावत थी और कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे? देखें, मैं को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर जो है एम्फेटिकली कह रहा हूँ, कंक्लूसिवली कह रहा हूँ कि वो बगावत थी 9 मई के दिन। उसके ताने बाने जो है सबको पता है, ये कम से कम हमें पता है और डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट को पता होगा, क्योंकि उनके खिलाफ वो बगावत हुई थी। और जब एक मुल्क की मुस्तनद जो एक कुव्वत है उसकी फौज के खिलाफ बगावत हो तो वो रियासत के खिलाफ बगावत होती है। फिर रियासत के तमाम अनासर जो हैं, जो रियासत बनाते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के होते हैं और बगावत के मामले के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय होता है, इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता।
वैसा मगर एक बात नहीं समझ में आ रही ख्वाजा साहब के, पहले तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें सबूत दिखाए जा रहे हैं कि जी देखें ये 9 मई को हुआ था, ये आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है, या तो आप मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल होगा और वो फिर फौरन पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर उस्मान बुज़दार पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं था, ना कोई ऐसी बात थी, ना गिरफ्तार हुई, वो पार्टी छोड़ गए। इसके अलावा हमने कियानी साहब को देखा, वो पार्टी छोड़ गए, वो भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। परवेज़ खटक साहब गिरफ्तार नहीं हुए, मुज़ाकरात के लिए गए, चंद घंटे बाद आके उन्होंने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। तो है क्या अलग है? क्योंकि आपके लिए जब आप गिरफ्तार हुए तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि आपको कहा गया कि नवाज शरीफ को छोड़ो, आपने कहा नहीं मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। राणा सनाउल्लाह को कहा गया कि मौत की सजा हो सकती है, उन्होंने सब भुगत लिया, कहा मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं। और मुतअद्दिद रहनुमा हैं, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी साहब, अब हैं तो आप लोग भी इंसान ना, फर्क तो नहीं है। तो ये कुछ और हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि जो बगैर गिरफ्तारी के भी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या मैसेजिंग है, क्या है ये? देखिए, हमारे खिलाफ जो है वो इमरान खान की जात हमारे खिलाफ जो है मूव कर रही थी। वो तमाम तर विक्टिमाइजेशन जो है, चाहे वो राणा सनाउल्लाह की थी, शाहिद अब्बासी की थी, बड़े मियां नवाज शरीफ की थी, या शहबाज शरीफ की थी, या किसी की थी, इंक्लूडिंग मी। मुझे जो है जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मुझे कहा गया, मैंने कहा भाई मैं ये मेरी लुग़त में या मेरी डिक्शनरी में ये नीची बात जो कही आ रही है, मैं नहीं कर सकता। मैंने माजरत कर ली, मैंने ये बात नहीं कर सकता। उसके नतायज मुझे पता थे, मुझे बताया गया था, मैंने भुगत लिए। अल्लाह खैर सलाह। जो है एक कीमत अदा करनी पड़ती है सियासी वर्करों को, अपने नजरिए के लिए, अपनी बिलीफ के लिए, चाहे वो कोई उससे एग्री करे या ना करे, उसको एक कीमत अदा करनी पड़ती है और हर वक्त कीमत अदा करने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। मगर साहब उस वक्त भी इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब तो थे, मगर जाहिर है एक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक कंबाइंड प्रोजेक्ट थे, और जो कुछ क्रैकडाउन उसमें तो बहुत सारी चीज़ें तो इमरान खान साहब डिसोन करते हैं कि सारा काम इस्टेब्लिशमेंट करा रही थी। जाहिर है खान साहब अकेले तो आप लोगों के खिलाफ नहीं कर सकते थे, वो मिलकर ही हो रहा था। तो अब ऐसा क्या फ़र्क है जब आपके खिलाफ भी हो रहा था और इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व थी? तो ये कैसे हो सकता है कि उस्मान बुज़दार, जिनका एक बाकायदा चांस था, खुद फवाद चौधरी ने पिछले दिनों कहा था पार्टी छोड़ने से पहले कि शायद अगले वजीर आला वही होंगे, वो पार्टी छोड़ गए मगर गिरफ्तार हुए? ये कुछ समझ से बाहर है ना कि हो क्या रहा है ऐसा? नहीं, देखें, मैं फिर क्लैरिफाई करूंगा कि हम सियासी वर्कर हैं। हो सकता है बड़े वर्कर ना हो, मामूली वर्कर हैं, एक प्यादा हैं। हमने अपनी इज्जत और अपनी लीडरशिप की जो है का एहतराम, अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी, वफादारी जो है उसको मुकद्दम जाना, उसको मोहतरम जाना। तो हमने स्टैंड ले लिया, कैदे बुक की, किसी ने 2 साल बुक की, किसी ने 6 महीने बुक की, किसी ने 8 महीने बुक की, भुगत ली, वक्त गुजर गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो एस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी, एस्टेब्लिशमेंट और जो है इमरान खान साहब एक चीज थे, उस वक्त एक पेज पे थे, उनका मुंह सूखता था उनकी तारीफें करते करते उस वक्त जो है। आजकल तो उनको गालियां देते हैं, लेकिन उस वक्त जो लोग थे उनके साथ जिन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, या जो स्पॉन्सर्स थे, या उससे पहले जो स्पॉन्सर्स थे, ही वाज क्या कहते हैं, घी शक्कर थे उनके साथ, जो है शीरो शक्कर थे। और वो आज जो है उनको, लेकिन मैं फिर इस बात पे आऊंगा कि ये लोग जो है, ये जो पौध आई है, ये जो ब्रीड आई है, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट पॉलिटिकल वर्कर्स। मगर साहब अचानक फिर एक सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड उस वक्त हो जाती है कि परवेज इलाही साहब ने तो जिंदगी में अपना किबला नहीं बदला। वो आज कह रहे हैं मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं गिरफ्तार होने के बावजूद। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में तासुर है कि वो कभी कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं करते इदारों के साथ। वो आज कह रहे हैं मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, लोग उन्हें समझाने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भाई मैं नहीं इमरान खान माइनस इमरान खान मानता। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि कोई जा रहा है, वो लोग जिनकी से तवक्को थी वो नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये बात, इन लोगों को जिस दिन ऑल्टरनेट अवेलेबल हो गया ये छोड़ देंगे इमरान खान। शाह महमूद कुरैशी को इस वक्त ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। जब उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, लॉजेस इस वक्त जहां बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पीएमएल जो है ना ज्वाइन करने का सोच रहा हूं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ को जाके मिले, उसके 2 दिन के बाद जो है वो पीटीआई में चले गए। सो इसलिए उनको कोई इस बात की कोई इतनी या वाली प्रॉब्लम नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सिर्फ ये है कि मौका इस वक्त नहीं है छोड़ने का। उनको को ऑल्टरनेट जिस दिन मुतबादल बेहतर मिल गया वो छोड़ देंगे। उनको पता लग गया मियां नवाज शरीफ के पास जाके कि मियां नवाज शरीफ जो है
वो चीजें ऑफर नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब का है, एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी है, उनके स्पॉन्सर जो थे उनको नजर आ रहे थे, वो ज्वाइन करके आज भी जब उनको पता लग जाएगा कि मेरा यहाँ पे फ्यूचर जो है, पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं है, तो वो चले जाएंगे वहां पे। तो मगर जहां तक तलक परवेज इलाही साहब का, परवेज इलाही साहब के भी मैं दो फिक्रे में कह दूं। परवेज इलाही साहब का प्लीज अंडरस्टैंड करने, उनका बेटा माल लेके जो है रफू चक्कर हो गया, वो बेचारे यहाँ पे रह गए, वो स्पेन में बैठा हुआ है, ही इज हैविंग गुड टाइम ओवर देयर। उनके पास ऑल्टरनेट क्या है? पार्टी जो PMLQ के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो भी थे वो फैक्शंस जो है, क्यू था या नून था या जीम था, 4-5 फैक्शन थे ना। आप एक पार्टी में रहते हैं और कह सकते हैं जी मैं मुस्लिम लीगर हूं, मेरा एक फैक्शन अलग है। इस तरह जिस तरह LDP के 5 फैक्शन है, 6 फैक्शन है जापान के अंदर जो उनकी रूलिंग पार्टी है। लेकिन जब आप क्रॉस कर गए, आप वो जो है वो क्या कहते हैं रूबिकॉन जो है क्रॉस कर गए, आप चले गए उसमें PTI में चले गए, वहां के जाके प्रेसिडेंट बन गए। जो बंदा आपको डाकू कहता था उसके कदमों में जाके बैठ के, जिनकी आप नैपियां बदलते हो, आपने उनको लीडर मान लिया। उसके बाद जो है उनके ऑल्टरनेट क्लोज हो गए हुए हैं। जिस दिन उनको ऑल्टरनेट मिला, परवेज इलाही साहब भी और मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब भी इमरान खान को डंप करने वालों में शामिल हो जाए। मगर फिर ख्वाजा साहब, पहले सवाल पे वापस आते हुए, जो इमरान खान साहब ने आप लोगों को कहा है और आपको इस्टेब्लिशमेंट की तारीख पता है कि जब वो प्लान ए से प्लान बी पर जाएंगे, तो आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग कहाँ खड़े होंगे, आप लोगों का क्या होगा? नहीं, हम लोगों का क्या होगा, कब क्या होगा, मेरा मतलब है कि इमरान खान का 27 साल का एक्सपीरियंस है और हमारा भी एक्सपीरियंस है, और हमने जक भी उठाई है एस्टेब्लिशमेंट से, 99 में भी उठाई, उससे पहले भी उठाई, और फिर उसके बाद जो है 2017-18 में जो है वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी ये इतनी कंपाउंड हो गई हुई है कि हमें कम से कम जो है कोई टाइम आउट ले लेना चाहिए झगड़ों से और इख्तलाफात से, और मुल्क को इस दलदल से निकाल लें, उसके बाद लड़ लेंगे, उसके बाद तो इख्तलाफात कर लेंगे। सर फिर बात करें ना, फिर आप कह रहे हैं बात ही नहीं करेंगे, तो फिर उसके लिए तो बात करनी पड़ेगी ना तहरीक इंसाफ से। आप कह रहे हैं बात ही नहीं करेंगे। नहीं, देखे ना, तहरीक इंसाफ जो है वो इज ऑन द रन, उसके अपने बात नहीं करने को तैयार, उससे तो हमने क्या बात करनी है। परवेज खटक साहब मोहतरम में मेरे भाई हैं, या स्पीकर साहब साबक जो है अपना वो भाई हैं, अपने बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ जो है। परवेज खटक साहब भी इस बात की गवाही देंगे। आप देखें, उन्होंने बात की है उनसे, उन्होंने जो फैसले किए हैं, उससे पहले इमरान खान के साथ किसी ने बात की है? उन्होंने इमरान खान को विदाउट एनी वार्निंग, without even a whimper, without even a word जो है उन्होंने उसको खैराबाद कहा है। जो जिस करीब तरीन लोग जो हैं, उनके स्टालवर्स जो हैं, उनके पार्टी के जो सतून हैं, वो उनको छोड़ते जा रहे हैं और जो है धड़म करके जो है छत के गिर पड़ना है, सतून नीचे से निकलते जा रहे हैं। आप बताएं हमें उनसे मुज़ाकरात करने की क्या सियासी डिविडेंड्स मिलेंगे? बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ जैसे टूट रही है, क्या बनी भी ऐसे ही थी या टूट ज़्यादा तेज़ी से रही है? हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ इस वक्त बिखरती नजर आ रही है। जहांगीर तरीन, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को जोड़ा, आज वो उसे तोड़ने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ को जैसे तश्कील दिया गया, उससे तेज़ी से उसे तोड़ा जा रहा है। मुल्क में इनकलाब लाने वाले और तेरा बाप भी देगा आज़ादी का नारा लगाने वाले सियासी रहनुमा आए रोज़ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि इमरान खान के करीबी साथी और वकील बाबर एवान का इस हवाले से कहना था कि जो इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं वो डेपुटेशन पर भिजवाए गए थे और अब उनको कहा गया है कि कैबिनेट डिवीजन रिपोर्ट करें। उसके बाद बाबर एवान खुद लंदन चले गए। वो वापस जा रहे हैं जो डेपुटेशन पे भिजवाए गए थे, उनको कहा गया है कि कैबिनेट डिवीजन रिपोर्ट करो। खुद बाबर एवान ने बताया कि PTI को वही छोड़कर जा रहे हैं जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। अब ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है। 2002 तक तहरीक इंसाफ एक शख्स की जमात थी और वो शख्स खुद इमरान खान थे। इमरान खान का शुमार उन चंद सियासतदानों में होता है जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के 2002 के मुतनाज़ तरीन रेफरेंडम में उनके हक में वोट दिया।
और इनके इकदामात का दिफा किया। फिर जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में इलेक्शन कराए और इमरान खान को उम्मीद थी कि जनरल मुशर्रफ के जरिए उन्हें इलेक्शन में 100 सीटें मिलेंगी, मगर जनरल मुशर्रफ ने 100 सीटों पर इमरान खान को चैलेंज किया और इमरान खान इस वजह से जनरल मुशर्रफ से नाराज हो गए। ये बात को जनरल मुशर्रफ ने बताई। और फिर अचानक नवंबर 2002 में इमरान खान ने वज़ारत-उज़्मा के उम्मीदवार के लिए जनरल मुशर्रफ के उम्मीदवार ज़फ़रुल्लाह जमाली की जगह मौलाना फजल रहमान को वोट दे दिया। उन मौलाना फजल रहमान को जिन्हें आज इमरान खान बुरे अलक़ाबात से नवाजते हैं। और जनरल मुशर्रफ के वज़ारत-उज़्मा के उम्मीदवार और बाद में वज़ीर आज़म बनने वाले ज़फ़रुल्लाह जमाली ने 3 साल पहले इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि 2002 में इमरान खान ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट दूंगा, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो इमरान खान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुशर्रफ ने मुझे वज़ीर आज़म बनाने का कहा था। इमरान खान और जनरल मुशर्रफ के रास्ते इस वजह से जुदा हुए क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने उन्हें वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं बनाया था। जनरल मुशर्रफ से इमरान खान के रास्ते तो अलग हो गए, मगर वो सियासत में मुतहर्रिक थे। ये वो वक्त था जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों मुल्क से बाहर थे और इस सियासी खला का फ़ायदा उठाकर इमरान खान मीडिया में आकर मुसलसल अपनी राय का इजहार करते रहे। फिर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नवाज शरीफ के साथ मिल गए, मगर 2008 में जब मुल्क में जमहूरियत की वापसी हुई, मुल्क में नई इस्टेब्लिशमेंट आई, तो फिर इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू वाइट सियासतदान बन गए और 2010 से इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के मजीद करीब होते चले गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के भी करीब होती चली गई। कई सियासी रहनुमाओं ने अपनी अपनी सियासी जमातें छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करना शुरू कर दी और पार्टी के साथ बड़े बड़े इलेक्टेबल्स का नाम जुड़ता चला गया। 30 अक्टूबर 2011 को तहरीक इंसाफ ने लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा किया और फिर इमरान खान की जमात में शमूलियत का सिलसिला बढ़ता चला गया। परवेज़ इलाही जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के सदर हैं और माजी में काफ लीग के रूह रवां थे, उनकी जमात भी इस दौरान टूट फूट का शिकार हो गई और काफ लीग से कई अहम रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करना शुरू कर दी और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा पर भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हिमायत का इल्ज़ाम लगता रहा। तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर और काफ लीग के साबिक रहनुमा परवेज़ इलाही ये तस्लीम कर चुके हैं कि जनरल पाशा ने उनकी पार्टी तोड़कर उनके लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया और चौधरी शुजात को भी इमरान खान से राब्ता कराने की पेशकश की। जो इलेक्शन हुआ था ठीक, तो उसमें हमारे काफ़ी लोग, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है कि ये फ़ोन करते हैं। तो ये 2010 था। फिर कियानी साहब ने पाशा साहब को फ़ोन किया कि भाई उनको आप बुलाएं खाने पे, वो ये बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं जी कि ये हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। तो उन्होंने बुलाया हमें, गए उनके पास, बातों बातों में हमने कहा जी कि आपको नहीं तोड़ने चाहिए, आप क्यों हमारी जमात के खिलाफ हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, PTI वाले करें, आप तो ना बंदे लेके जाएं। कहते नहीं 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 ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर और बातें शुरू हो गई। शुजा साहब ने ना किसी और बात की तरफ पूरा डिस्कशन टर्न कर दी। तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। वो कहते चौधरी साहब आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूं। तो शुजा साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको। यही नहीं, अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद PTI के साथ बड़े बड़े नाम जुड़ गए। नवंबर 2011 में तहरीक इंसाफ के मौजूदा वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने यह कहकर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की कि जब तक आसिफ जरदारी इक़्तिदार में है उस वक्त तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज नहीं है। और जाहिर है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी की खिलाफ थी। दिसंबर 2011 में गुलाम सरवर खान ने काफ लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। दिसंबर 2011 में जहांगीर तरीन ने फंक्शनल लीग को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। उसी वक्त परवेज़ खटक भी PTI में आए और दिसंबर 2011 में ही आदम सवाती ने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप छोड़कर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। इसी तरह कई रहनुमाओं ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर PTI को ज्वाइन किया और फिर 2014 में तहरीक इंसाफ इतनी मजबूत हो गई कि उसने एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के साथ सड़कों पर एहतजाज के जरिए मुल्क को मफलूज करना शुरू कर दिया। और उस वक्त इमरान खान बार बार अंपायर की उंगली की बात करते थे और नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहते थे कि जब अंपायर की उंगली ऊपर उठती है तो पवेलियन जाना पड़ता है और अंपायर की उंगली ऊपर उठने वाली है। सिर्फ यही नहीं, 2014 के धरने के दौरान इमरान खान खुशी खुशी राहिल शरीफ से मिलने गए। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और सीनियर कानूनदान और इस वक्त भी इमरान खान के वकील हामिद खान ये बता चुके हैं कि इमरान खान जब गाड़ी में आर्मी चीफ के साथ मिलने जा रहे थे तो वो इतने खुश थे कि मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। इसके अलावा इस दौरान साबिक DGI ज़हीरुल इस्लाम भी इमरान खान के करीब रहे और कुछ दिन पहले तक जनरल ज़हीरुल इस्लाम बल्दियाती इंतखाबात के दौरान इमरान खान के लिए मुहिम चला रहे थे। नून लीग के मरहूम रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुशाहिदुल्लाह खान ने अगस्त 2015 में BBC को एक इंटरव्यू में बताया और दावा किया कि 2014 में इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के धरनों के दौरान जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बतौर DGI एक साजिश तैयार की थी जिसके जरिए वो फौजी और सिविल क़यादत को हटाकर मुल्क पर कब्जा करना चाहते थे। बाद में ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक भी की और फिर बाद में खुद नवाज शरीफ ने कह दिया कि ज़हीरुल इस्लाम ने पैगाम भेजा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें और घर चले जाएं। ज़हीरुल इस्लाम साहब उन्होंने जनाब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, पैगाम भेजा और आप घर चले जाएं। ये धरनों के दौरान की बात है, धरनों की। उस
पीरियड की बात है। आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। साथ में ये भी कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, माशाल्लाह भी लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा भी जो होना है वो हो जाए, आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन मैं वो इस तरह से स्टेप डाउन करने वाला नहीं हूँ। मैं इस्तीफा नहीं दूँ। फिर 2018 के इलेक्शन का वक्त करीब आ गया, नवाज शरीफ को अदालत से नाअहल करवा दिया गया और अब खुद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त में तस्लीम कर लिया है कि नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला था, इसलिए मरियम नवाज उनसे इसका बदला ले रही हैं। यानी इमरान खान पनामा के 5 रुकनी बेंच को भी आज चार्जशीट कर रहे हैं। बहरहाल 2018 के इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के लिए दूसरी जमातों से लोग टूटना शुरू हो गए, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने लगे। नून लीग जो उस वक्त हुक्मरान जमात थी, उस जमात से मजीद लोग टूटने लगे और तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करने लगे। 2018 के आम इंतखाबात से पहले नून लीग के 5 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सूबाई असम्बली ने अपनी नशिस्तों से इस्तीफा दिया और जनूबी पंजाब सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। और फिर जनूबी पंजाब मुहाज के नाम से एक पार्टी बनाई गई जिसके मरकजी रहनुमा नून लीग ही के साबिक वजीर खुसरो बख्तियार थे। और फिर मई 2018 को इमरान खान और जहांगीर तरीन की मौजूदगी में जनूबी पंजाब मुहाज के रहनुमाओं ने, जिसमें अक्सरियत साबिक नून लीगी रहनुमाओं की थी, तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की। इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ जो एक होने का फैसला किया है, आप बताएं हमारे पास और क्या रास्ता था। खान साहब का दिल की एतार गहराइयों से मशकूर हूँ। और फिर खुसरो बख्तियार के पास एक दफ़ा फिर कोई रास्ता नहीं था और तहरीक इंसाफ छोड़ गए। 9 मई के दिलसोज वाकयात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे दूर हो जाऊं और मैं इस सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। बहरहाल 2018 के इंतखाबात हुए और तहरीक इंसाफ ने वफाक में इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों में रातों रात बनने वाली जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी थी, यानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो सियासी जमात बलूचिस्तान में तश्कील दी थी और उसके जरिए नून लीग की बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई गई थी और सेनेट में नून लीग को उसकी नशिस्तों से महरूम किया गया था। फिर उसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाक और सूबे दोनों में तहरीक इंसाफ की हिमायत की और MQM जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर थी और कमज़ोर पोजीशन पर थी, उसने भी तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। मगर पंजाब का सूबा तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज बन गया और इस चैलेंज को भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ अबूर कर लिया गया। पंजाब के इंतखाबात में नून लीग के पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद नून लीग अपने गढ़ में हुकूमत कायम नहीं कर सकी और नून लीग इल्ज़ाम लगाती रही कि एजेंसियों के अहलकार आज़ाद अरकान को फ़ोन करके नून लीग में शामिल होने से मना कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का कह रहे हैं। और उस वक्त इमरान खान के करीबी दोस्त जहांगीर तरीन मुतहर्रिक थे, आज़ाद उम्मीदवारों को जहाज़ में बिठा कर वो तहरीक इंसाफ में शामिल कराते चले गए और बाद में खुद एतराफ़ भी किया। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, अल्लाह का शुक्र। हमारी नून से 8 सीटें कम थी। अल्लाह का शुक्र, खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़। इस तरह पंजाब और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो गई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होते ही इमरान खान ने अपोजिशन जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के बेशतर वज़रा एहतसाब के नाम पर केसेस बनाने में मसरूफ़ हो गए और आज इमरान खान खुद मानते हैं कि वो एजेंसियों के जरिए हुकूमत चलाते थे और गिला कर रहे हैं कि एजेंसियाँ उनकी पार्टी तोड़ रही हैं और PDM को बता रहे हैं कि एजेंसियाँ एक दफ़ा फिर बदल जाएंगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे जो इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे के लिए बहुत अहम है। एक ब्रेक के बाद सियासतदान, एडवोकेट और इंसानी हुकूक के कारकुन जिब्रान नासिर को गुज़िश्ता रात 11 बजे कराची में डिफेंस के इलाके से अगवा कर लिया गया था और अब से कुछ देर पहले वो वापस घर आ गए हैं। दुनिया भर में महज़ब ममालिक इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उन्हें असासा समझते हैं, उनकी बात को अहमियत देते हैं, उनके मौक़िफ़ को मुआशरे और मुल्क की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम समझते हैं और इसी वजह से बड़े बड़े मुजरिम और माफिया भी उनके ख़िलाफ़ कुछ करने से डरते हैं। और जिब्रान नासिर तो वो शख्स है जिसने बग़ैर किसी तफरीक के सबके लिए आवाज़ उठाई है। जब एक बड़े बाप का बेटा शाहज़ेब खान को कत्ल करके भाग गया तो जिब्रान नासिर इंसाफ के लिए खड़ा था। जब एक जागीरदार सियासतदान पर नाजिम जोखियों के कत्ल का इल्ज़ाम लगा तो जिब्रान नासिर उस गरीब आदमी नाजिम जोखियों के ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा था। जब हज़ारा बरादरी के अफराद को कत्ल किया गया तो जिब्रान नासिर उनके लिए आवाज़ उठा रहा था। जब अक़लियतों को टारगेट किया गया तो धमकियाँ मिलने के बावजूद जिब्रान नासिर उन अक़लियतों के लिए खड़ा था। जब एक ताकतवर पुलिस अफसर ने नकीबुल्लाह महसूद का इनकाउंटर करके कत्ल कर दिया तो जिब्रान नासिर नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा था। और जब एक पुलिस वाले को मारकर एक अमीर आदमी का बेटा स्वीडन फरार हो गया तो उस पुलिस वाले को इंसाफ दिलाने के लिए भी जिब्रान नासिर ही खड़ा था। अली वज़ीर के लिए भी जिब्रान नासिर आवाज़ उठा रहा था। तो तहरीक इंसाफ के दौर में सियासी मुखालफिन पर जबर के ख़िलाफ़ भी जिब्रान नासिर ही आवाज़ उठा रहा था और आज भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जिब्रान नासिर ही आवाज़ उठा रहा है। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद
और रिश्तेदारों को बाअसर अफराद ने कत्ल कर दिया तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जिब्रान नासिर ही लड़ रहा था। कम उम्र दुआ जहरा के घर से जाने के बाद उसके वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए भी जिब्रान नासिर ही लड़ रहा था और उसने लड़कर इंसाफ दिलाया और दुआ जहरा को उसके वालिदैन से मिलाया। और जब दहशतगर्द इस मुल्क के शहरियों, पुलिस और फौजियों को टारगेट कर रहे थे तो खुद को जान से मारे जाने की धमकियों के बावजूद जिब्रान नासिर खड़ा था और आवाज़ उठा रहा था। कभी बाहर निकलना बंद करना पड़ा तो कभी घर बदलना पड़ा, मगर जिब्रान नासिर ये सब बर्दाश्त करके भी खामोश नहीं हुआ, बल्कि आवाज़ उठाता रहा। गुमशुदा अफराद के हुकूक के लिए लड़ता रहा, ख़वातीन के हुकूक के लिए लड़ता रहा। ताकत के बेदरीग इस्तेमाल, इख्तियारात का अदम तवाज़ुन और VIP प्रोटोकॉल जहाँ देखा आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि एक जज के प्रोटोकॉल ने भी ऐसा किया तो उसके गार्ड से मार खाई, गिरफ्तार हुआ, मगर जिब्रान नासिर खामोश नहीं हुआ बल्कि लड़ता रहा। 2018 में ब्लॉगर्स को गायब किया गया तो आवाज़ उठाई। मतीउल्लाह जान असद तूर के लिए आवाज़ उठाई, इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाई। जहाँ कहीं आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगी तो जिब्रान नासिर ने आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि जब इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे थे, रियासत खामोश थी, तो उस वक्त भी जिब्रान नासिर ही थे जो रियासत की रिट के लिए आवाज़ उठा रहे थे। क्योंकि जिब्रान नासिर जैसे लोग मुआशरे की होप होते हैं, उम्मीद होते हैं, और उम्मीद के बगैर मुआशरे ही क्या होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।